हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ललिता आनंद प्रकाश आज आपके सामने विशिष्ट बालकों के अंतर्गत नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है अलाभान्वित बालक। गाइस, अलाभान्वित बालक क्या होते हैं? देखिए, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो अलाभान्वित बालक वे बालक होते हैं जो सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं। जी हाँ, अलाभान्वित बालक वे होते हैं जो सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं। एक तरह से, दूसरी तरफ से हम बोले कि ये बालक जो होते हैं वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और एक तरह से बोलेंगे कि सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं या उनका लाभ उठाने वाले नहीं हो पाते, तो इन बच्चे को बोला जाता है अलाभान्वित बालक। मेनली जैसे हम देखेंगे तो ST SC और OBC जो कैटेगरीज वगैरह हैं वो इनके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इन बच्चों को किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती और ये उनसे वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है। और ये समस्याएं हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा लिख देते हैं इस टॉपिक में, शुरुआत करते हैं इसकी। अलाभान्वित अलाभान्वित शब्द का अर्थ व्यापक स्तर का होता है। जिसमें यह बालक सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान ने इसका अर्थ निकालते हुए कहा है कि यह वह बालक है, जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक, अभी मैंने आपको बताया भी था, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से अभावों में ग्रसित है। देखिए, ये एक तरह से नॉर्मली इसकी परिभाषा हो जाएगी कि अलाभान्वित शब्द का अर्थ एक व्यापक स्तर पर होता है, यानी ये एक ऐसा शब्द है जो व्यापक शब्द है, ये एक
जिसमें यह बालक सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, ये एक व्यापक शब्द है जिसमें ये सारे बालक क्या होते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो उनके जीवन से संबंधित हैं, उनके लिए जरूरी हैं, उन बालकों के लिए जो जरूरी है, उन सभी से वंचित रह जाते हैं। वे सुख सुविधाएं उन बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाती हैं। लेकिन मनोविज्ञान ने इसका अर्थ निकालते हुए कहा है, यानी मनोविज्ञान ने इस परिभाषा को न मानते हुए एक अलग प्रकार की परिभाषा बताई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये वे बालक होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से अभावों में ग्रसित होते हैं। यानी समाज के क्षेत्र में, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत ये बालक क्या होते हैं, अभावों से ग्रसित रहते हैं। यानी हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो इनसे संबंधित होती हैं, इन सभी की सुख सुविधाओं का इनमें अभाव रहता है और वो अभाव हमेशा चलते रहता है। वो कभी इन सुख सुविधाओं को ले नहीं पाते या सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक इन सभी रूपों में जितने भी प्रकार की एक तरह से बोलेंगे उनको लाभ मिलने वाली क्रियाएं हैं, उन सभी से वो ग्रसित रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अलाभान्वित बालकों के क्षेत्र के अंतर्गत भारत में किन्होंने अध्ययन किया और बाहर के देशों में किन्होंने अध्ययन किया। तब लिखते हैं इसके अंतर्गत, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है जो हम लिख रहे हैं। इन बालकों पर बर्नस्टीन बर्नस्टीन 1960 और रोटर ये है 1964 ने अध्ययन किया। और भारत में D.N. सिन्हा, ठीक है, D.N. सिन्हा जो इसका नाम है, इसको हिंदी में लिख देते हैं। डी से अर्थ है दुर्गानंद सिन्हा। इन्होंने 1982 में अध्ययन किया था। फिर दूसरे हैं L.B. त्रिपाठी, ठीक है, L.B. त्रिपाठी, इन्होंने 1982 में, ठीक है। उसके बाद आएगा A.K. सिंह। A.K. सिंह है अमर कुमार से। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इन्होंने 1980 में काम किया। ठीक है, देखिए इन बालकों पर किन ने अध्ययन किया या किन ने काम किया, जिसके बाद हमें इन बालकों के बारे में पता लगा। तो बर्नस्टीन 1960 में और रोटर ने 1964 में इन बालकों पर अध्ययन किया था और भारत में
तीन नाम सबसे महत्वपूर्ण है, DN सिन्हा, दुर्गानंद सिन्हा जिन्होंने 1982 में, और LB त्रिपाठी इन्होंने 1982 में। फिर आते हैं AK सिंह, अमर कुमार सिंह जिन्होंने 1980 में इन बालकों पर अध्ययन किया, और स्थिति को देखते हुए जहां जहां इस प्रकार के बालक मिले उन सभी बालकों को विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया, और इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में और इनकी इस अवस्था के बारे में हम सभी को बताया। ठीक है, तो भारत के ये जो तीन नाम हैं इसको याद करें आप, DN सिन्हा, LB त्रिपाठी और अमर कुमार सिंह। ठीक है, और सेशन इनका याद कर ले 1982 में, और ये भी 1982 में, ये 1980 में। ठीक है, अब ये जो बालक होते हैं, ये बालक इस श्रेणी में SC, ST, OBC के बालक आते हैं। ठीक है, क्या है कि इस श्रेणी के अंतर्गत है अलाभान्वित बालकों की श्रेणी में SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। लिखूं क्या? SC से होगा शेड्यूल कास्ट, ये होगा शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब होती है जनजातियां जो होती हैं, जिस प्रकार भील, मीणा, इस प्रकार की जो जनजातियां आती हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा OBC जो बची हुई है वो, O से अदर, B से बैकवर्ड, C से क्लासेस। जो बची हुई पिछड़ी जातियां हैं, अन्य जातियां हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए कि इन बालकों में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे किनके द्वारा? ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा इन बालकों में कुछ विशेष विशेषताएं पाई जाती हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहले विशेषताओं को लिख लेते हैं हम, फिर समझेंगे। नंबर 1, ऐसे बालक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, और इनमें गरीबी होती है। इनमें गरीबी होती है। ठीक है, इनमें गरीबी होती है और वस्तुओं का अभाव रहता है। और वस्तुओं का अभाव रहता है।
ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा, इन बालकों का आत्म प्रत्यय, इन बालकों का आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन बालकों में सीखने की अभिप्रेरणा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता, इनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट, इन बालकों की शिक्षा के लिए इन बालकों की शिक्षा के लिए सरकार को ये शायद कहीं होता भी होगा, बहुत जगह होता है, सरकार को छात्रवृत्ति, आपको पता भी होगा, जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप। ठीक है, फिर भोजन, किताबों की सुख सुविधाएं, आदि देना चाहिए, ताकि ये शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित हो। शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित हूं। अगला बिंदु, फिर एक एक करके हम इनको समझेंगे। ऐसे नॉर्मली इसमें मेरे हिसाब से समझने लायक कुछ है नहीं, कि जैसे हम लिखते जा रहे हैं तो हम समझते भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझें। इनके अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि वह इन्हें शिक्षा के लिए
अभिप्रेरित कर। ठीक है, एक बार इनको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ऐसे बालक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इनमें गरीबी होती है, वस्तुओं का अभाव पाया जाता है। यानी कि समाज के क्षेत्र में ये बहुत ही कमजोर होते हैं, इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी बहुत ही कमजोर होती है, जिसके कारण ये गरीब रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सामाजिक स्तर जो होता है वो अगर इनका लो होगा तो ऑब्वियसली गरीब होंगे, आर्थिक स्तर भी इनका कमजोर होता है, जिसके कारण गरीबी के कारण में वस्तुओं का अभाव पाया जाता है। यानी इनको पढ़ने के लिए या एक तरह से बोलेंगे कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ वस्तुओं की सहायता होती है, वो वस्तुएं इनके पास नहीं होती, जिससे ये डेमोरलाइज हो जाते हैं और उस ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद दूसरा, इन बालकों का आत्म प्रत्यय नकारात्मक हो जाता है। यानी एक अपने मन में अंदर की भावना अपने अंतर्गत आती है, अपने आत्मा का जो प्रत्यय होता है, जो कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो इन बच्चों का नकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ करना भी चाहें तो उनके पास कभी कभी चीजें नहीं होती, तो कभी माहौल नहीं होता है, इस प्रकार ये कोई भी काम जो कर सकते हैं वो कर नहीं पाते। ठीक है, इसके बाद है इन बालकों में सीखने की अभिप्रेरणा कम होती है। यानी इन बच्चों में सीखने की जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। कम क्यों होगा? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि गरीब होते हैं, ये बढ़ करके सोच नहीं सकते। ठीक है, बढ़ करके सोचने के लिए इन्हें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और ये जो वस्तुएं हैं तो ये होती हैं, ये वस्तुएं इनको बहुत ही इस प्रकार की भावना से ग्रसित करती हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद इनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता। भाषा का विकास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि नॉर्मली जिस समाज में रहते हैं वहां पर निम्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, गाली गलौज किए जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि पैसे का टोटा होता है, तो वहां महाभारत शुरू हो जाती है। तो अड़ोस पड़ोस कहीं भी उसका कहीं भी संबंध होता है तो वहां इस प्रकार की ही भाषाएं सुनने को मिलती हैं, और वो बच्चा उन्हीं भाषाओं को सीख जाता है। क्यों? क्योंकि भाषा के ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है, उस भाषा को समझना जरूरी है, तभी हम अच्छे से भाषा को समझ पाएंगे। तो इन प्रकार के बच्चों में जो होता है वो भाषा का अभाव पाया जाता है, ये भाषा का विकास नहीं हो पाता। उसके बाद इन बालकों की शिक्षा के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, छात्रवृत्ति की सुविधा देनी चाहिए कि ये बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान जितने इनके पैसे स्कूल में लगते हैं वो अच्छे नंबर लाने पर उनको वापस मिल जाएं, जिससे आगे से आगे पढ़ सकें। दूसरा, भोजन, जो मिड डे मील होता है, जैसे कई जगह पे शुरू कर दिया, जैसे आंगनवाड़ी बालवाड़ी होती है, इसके अंतर्गत बच्चों को भोजन खिलाया जाता है, पौष्टिकता दी जाती है। और गरीब बच्चे जो होते हैं वो घर से भोजन नहीं ला पाते, इसीलिए इन बच्चों को स्कूल में भोजन और दूध की भी सुविधा कुछ सालों में दी है। इस प्रकार की सुविधाएं इन बालकों के लिए होनी चाहिए। तीसरा है किताबों की सुख सुविधा, यानी ये इन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं हो पाते, इनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि सिर्फ पहनने के लिए कपड़े ही मुश्किल से ला पाते हैं, खाने के लिए भोजन ही मुश्किल से ला पाते हैं। तो इनकी जो किताबें होती हैं, जो महंगी महंगी होती हैं, इन किताबों को महाविद्यालय में मुफ्त में देना चाहिए। जब तक वो पूरे वर्ष भर पढ़ाई करें तो उन किताबों से लाभ उठा सके, और जैसे ही उस वर्ष का अंत हो जाता है, या एक तरह से बोलेंगे कि परीक्षा हो जाती है, तो उन बच्चों से वो किताबें वापस ला ले ताकि किसी दूसरे के काम आ सके। उसके बाद आदि देनी चाहिए ताकि शिक्षा की और अभिप्रेरित हो। तो मैंने आपको बता दिया है। इनके अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि वह इन्हें शिक्षा के लिए अभिप्रेरित करें। देखिए कि सबसे पहले गुरुजन के पास तो बच्चा तब जाएगा जब अभिभावक भेजेंगे। तो अभिभावक पूरे दिन बच्चे के साथ रहते हैं, हमेशा जिंदगी भर साथ रहते हैं, तो उन अभिभावकों को हमेशा पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। हमेशा उसको कहना चाहिए कि पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख करके ही इस गरीबी से दूर होया जा सकता है। क्यों? अगर वो बच्चा उस गरीबी से बहुत ही ग्रसित है और वो इसे निकलना चाहता है, तो वो बच्चा 100% मेहनत करके पढ़ेगा और पढ़ करके एक उच्च व्यक्ति बनेगा, जिससे गरीबी उनकी दूर हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत हम लोग विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। अब हम कुछ ऐसे शब्दकोश पढ़ेंगे जो रीड के लिए बहुत ही स्पेशल है।
ठीक है, यानी कुछ ऐसे बच्चे में कमी होती है जिसके कारण उसका कोई ना कोई प्रकार का अंग होता है वो काम करना बंद कर देती है, उसमें किसी ऐसे प्रकार की कमी होती है जो कोई क्रिया करना बंद कर देती है। यानी एक तरह से बीमारी तो हम नहीं बोलेंगे कि एक तरह का ये एक रोग सा होता है जो बच्चे के लिए बच्चे के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अब हम उनको पढ़ेंगे। आप इनको लिख सकते हैं महत्वपूर्ण शब्दकोश, ये लिख सकते हो, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी देती हूँ 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। 100% इन शब्दकोशों में से प्रश्न आते हैं, चाहे उदाहरण दे के आओ और चाहे सीधे सीधे आओ, 100% इनमें से प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण शब्दकोश, इसको मोस्ट लगा लेना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। क्या पढ़ेंगे? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक है, और इसको इंग्लिश में अगर हम बोलें तो ठीक है, इसको लिखते हैं, इन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कठिनाई होती है, अर्थात पठन विकार पाया जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफिकल्टी इन रीडिंग। यानी जो बालक को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं, तो डिसलेक्सिया प्रकार के जो बालक होते हैं, एक तरह से रोग तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन एक तरह से बीमारी, चलो इसको बोल सकते हैं कि डिसलेक्सिया नामक जो बच्चे होते हैं वे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे बी हो गया, डी हो गया, ये एक जैसे दिखते हैं तो बी को डी पढ़ लेते हैं, डी को बी पढ़ लेते हैं। एम हो गए एक जैसे दिखने वाले, तो एम को डब्लू पढ़ लेते हैं, डब्लू को एम पढ़ लेते हैं। तो इन बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं आती है। जैसे थ है, थ और य, एक जैसे जो शब्द होते हैं जिसमें छोटा बच्चा मिस्टेक करता है। जब छोटे बच्चों को हम ABCD या स्वर व्यंजन सिखाते हैं तो उस समय वो बच्चा उनको उल्टा लिखना भी, कभी कभी सी लिखते लिखते ऐसे लिख देता है। तो ये एक जैसे शब्द जो होते हैं ये इस प्रकार के होते हैं कि इन बच्चों में पठन विकार पाया जाता है। पठन विकार, ये डिफिकल्टी इन रीडिंग। अब दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये कम से कम मैं बोलूं तो आपको कि ये 10 बार पूछा जा सकता है कि डिसलेक्सिया क्या है, या पठन विकार से संबंधित रोग कौन सा है। ठीक है, या बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है तो वे बच्चे क्या कहलाते हैं। इस प्रकार बदल बदल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा है डिसग्राफिया। दूसरा क्या है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिक, देखिए डिसग्राफिया
इसको एक तरह से बोलते हैं लेखन विकार, यानी लिखने में समस्या। इन बालकों को लिखने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है। डिफिकल्टी इन राइटिंग। और इसमें थोड़ा सा और है, जिन शब्दों में क्यों होती है अच्छा लिखने में दिक्कत, ये बता रहे हैं हम कि जिन शब्दों में मांसपेशियों की गति, मांसपेशियों की गति एक जैसी हो, उन्हें लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, अब देखिए कि डिस्ग्राफिया ये क्या है, लेखन विकार है, यानी लिखने से संबंधित बीमारी है। और इन बच्चों को लिखने में समस्याएं होती है। और कौन से शब्द लिखने में समस्याएं होती है, जो शब्द को हमारी जो मांसपेशियां हैं जिन शब्दों को एक ही प्रकार से बनाती हैं, तो उनको भ्रम हो जाता है कि ये दोनों एक ही है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि डी बी, ठीक है, और हम बोलेंगे तो पी क्यू, इस प्रकार के जो शब्द हैं इन बच्चों को दिक्कत हो जाती है। एफ एक जैसे से लगते हैं, ये उल्टा हो गया तो इसको टी बना दिया। तो इस प्रकार के शब्द ये बच्चे भ्रम से अलग लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, तो इसको बोला जाता है लेखन विकार। उसके बाद तीसरा है डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलिया शब्द आ गया यानी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन किस में होती है? गणित में होती है। ठीक है, डिसकैलकुलेशन। गणित से संबंधित समस्याएं हल करने में कठिनाई। ठीक है, उसके बाद है इसको हम बोलेंगे एमुसिया। क्या बोलेंगे? एम्यूसिया। संगीत को समझने या पहचानने से संबंधित विकार।
ठीक है। उसके बाद है डिस्नोमिया। क्या है उसके बाद है डिस्नोमिया। डिस्नोमिया आई थिंक ये आ नहीं रहा होगा, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर। कौन सा है ये? शायद छठा है, नहीं पांचवा। डिस्नोमिया। डिस्नोमिया में होता है किसी वस्तु का नाम बताने में समस्या होने, कोई बड़ा नाम जो उसको मिक्स हो जाता है, एकदम माइंड में सेट नहीं हो पाता, ये होता है इसके अंतर्गत। तो ये होगा वस्तुओं का नाम बताने में कठिनाई। ठीक है, जैसे शरबत होता है तो शरबत नहीं बोल पाता, वो सबरा तो बोल देता है। ठीक है, ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, उपलब्धियां नहीं बोल पाता। तो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो ये बच्चे इन नामों को नहीं बोल पाते। ठीक है, उसके बाद है डिस्मेंशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से लिखिएगा इसको। हमेशा प्रश्न आते हैं इनसे, हमेशा। डिस्मेंशिया है स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी का ह्रास। ठीक है, उसके बाद डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया अंगों का समायोजन नहीं हो पाता इन बालकों का, नहीं हो पाता इन बालकों। ठीक है, देखिए ये महत्वपूर्ण शब्दकोश है जो हमारे पास 7 है। इनमें से 100% एक ना एक शब्दकोश आ जाता है। या तो उदाहरण दे के बताएंगे इस बीमारी को क्या कहते हैं, या इस प्रकार के बालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, या नाम दे के बता देंगे कि इससे संबंधित किससे संबंधित विकार है। जैसे डिस्ग्राफिया है, किससे संबंधित विकार है, लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, या एक तरह से बोलिए स्मृति से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाए, लेकिन 100% इन शब्दकोशों में से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। और इनको मैंने आपको एक एक करके एकदम ब्रीफली और छोटे छोटे करके लिखाया, ताकि इसमें ज़्यादा एकदम बोलेंगे तो कचरा मिक्स हो जाएगा, तो आपके समझ में नहीं आएगा। सिंपली 1-2 लाइनों से मैंने आपको समझाया। तो गाइस घड़ी इशारा कर रही है कि आज का हमारा वीडियो इतना ही होना चाहिए, उसके बाद वरना दिक्कत आती है थोड़ी सी। और कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।